क्विक केमिस्ट्री में। मैं सचिन वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्य रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड 2023 केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावना है। और इससे रिलेटेड आज सवाल मैं कुछ कराऊंगा आपको, और कुछ सवाल एनसीईआरटी के भी लूंगा, जिससे आप बच्चे जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैद्य रसायन चैप्टर का मतलब क्या है? वैद्युत का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, बिजली, है नहीं? और रसायन का मतलब होता है केमिकल्स। तो वैद्य रसायन होती क्या है? वैद्य रसायन विज्ञान की वह शाखा है या फिर रसायन की वह शाखा है जिसमें वैद्युत से संबंधित हम लोग जैसे विद्युत को उत्पन्न करना या फिर वैद्युत के यूजेस मतलब उपयोग क्या क्या है, इससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे हम लोग या फिर आपको बताएंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण तो वैसे तो ऑक्सीकरण बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको चूंकि वैद्य रसायन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो ऑक्सीकरण होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या। तो मान लीजिए कोई आयन है, मान लीजिए Fe2+, ठीक है। तो ये जो इस पर आवेश है आयरन के ऊपर आवेश, वो भी साइन के साथ, मतलब या प्लस या माइनस के साथ, प्लस जो है ये इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, मान लीजिए क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1। ये आप सदैव ध्यान रखिए कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा आवेश के साथ लिखी जाती है। तो आपको ये बता दूं कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण मान लीजिए कोई स्पीशीज ए है, A2+, ये मान लीजिए कन्वर्ट हो गई A3+ में, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो है आवेश, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें आवेश क्या है, हमेशा बैलेंस रहते हैं। इधर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अगर हमें इसको बैलेंस रखना है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव लाने पड़ेंगे। तो 2 पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। तो इधर क्या हुआ, 3 - 1 बराबर +2, इधर भी आवेश आ गया। तो ये क्या है, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं तो क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का निगमन या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन हुई, इसमें क्या हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अब ये आपको बता दूं कि ये क्या होता है, मान लीजिए सेल है। सेल क्या होता है, सेल के 2 पात्र होते हैं, एक बायां पात्र होता है, ये जो है लेफ्ट हैंड सेल, ये आपका हो गया राइट हैंड सेल। तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये बाएं ओर जो होता है ये होता है एनोड, ये इधर जो होता है कैथोड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऑक्सीकरण होता है ये हमेशा एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इधर एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और आपको ये बता दूं, ये मान लीजिए अगर आपका एनोड है, ये कैथोड है, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और जो धारा बहती है विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहती है, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके धारा की, मतलब बिजली की डायरेक्शन ये हो गई। अब ऑक्सीकरण आपका एनोड पर होता है, जो आपका अपचयन होता है
अपचयन, ये आपका कैथोड पर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, ये 3+ में बदल गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या में इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। मान लीजिए कोई ए था, ये माइनस का था, लेकिन ये बाद में न्यूट्रल हो गया A0, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि माइनस एक छोटा है और 0 बड़ा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन में भी आपको बताऊंगा, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपचयन की अपचयन अपचयन तो अपचयन आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में गिराव, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज, क्या कहलाता है आपका अपचयन। मान लीजिए कोई A2+ था, अभिक्रिया के फलस्वरूप ये ओनली A में बदल गया, और खाली A का मतलब क्या है कि इसके ऊपर 0 चार्ज है, मतलब इसकी पहले ऑक्सीकरण संख्या पूर्व में कितनी थी +2, बाद में क्या हो गई पश्चात में 0, तो क्या हुआ इसमें घटाव आ गया ऑक्सीकरण संख्या में, तो ये आपका क्या हो गया अपचयन। और अभी मैंने आपको बताया था कि अपचयन क्या होता है, हमेशा कैथोड पर होता है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा चुका क्वेश्चन, हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ सकता है कि अपचयन कहां पर होता है, तो अपचयन कहां पर होता है, अपचयन कैथोड पर होता है। ई सेल की E0 सेल तो क्या होता है, E0 सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी ई सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन अगर यहीं पर ई के ऊपर नाट लगा दिया जाए E0 सेल, तो इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा, ये मानक क्यों लिया गया है, मान लीजिए टेम्परेचर आपका 298 केल्विन लिया गया, मतलब कि 25 डिग्री थी, प्रेशर आपका 180 लिया गया, कंसंट्रेशन जो आपकी थी वो 1 मोलर ली गई, तब ये क्या होती है, मानक कंडीशन होती है, मानक परिस्थितियां, तो इसे कहते हैं E0 सेल। और हर जो धातु होती है उसके लिए E0 सेल की वैल्यू निश्चित होती है। जैसे अगर बात करें E0 हाइड्रोजन की, अगर H+H2 में बदल रहा है तो इसकी 0 होती है। और आपको ये बता दूं कि ये जो E0 होता है ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मापा जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव, मतलब जब वैद्य रसायन में शुरुआत में विभव नापे गए तो अपचयन के रूप में नापे गए, इसीलिए हमेशा ये जो आपकी E0 की वैल्यू दी होती है हमेशा अपचयन विभव होती है। उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अर्थात ऑक्सीकारक विभव में तब्दील करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है, उसको आप लोग सॉल्व करें, मैं भी आपको भी मदद करता हूँ। तो इसमें दिया क्या हुआ, ये आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, जिंक धातु क्रिया कर रही, सॉलिड का मतलब है ये धातु है, धातु क्रिया कर रही है कॉपर 2+ से, मतलब कॉपर के किसी विलयन से दे क्या रहा है, ये जिरेन 2+ दे रहा है, कॉपर दे रहा है, आपको वैल्यूज दी हुई है E0 की, और बोल रहा है E0 सेल ज्ञात करो। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि E0 सेल का फार्मूला क्या होता है, ओवरऑल E0 सेल किसके बराबर होता है, E0 OP प्लस E0 RP, मतलब जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, मतलब अपचय विभव हो गया, इसके योग के बराबर होता है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है +2, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से जाके +2 पर रुक जा रही है, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया ऑक्सीकरण। अब इसमें कॉपर की बात करें तो कॉपर की पहले 2+ थी, बाद में ये 0 हो गई, तो ये आपका क्या हो गया अपचयन, है ना।
तो ये जब आपका अपचयन हो गया तो आपने ये पहचान लिया कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी अभिक्रिया अपचयन है। तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो गया। अब आपके लिए मैं ये बता दूं कि मान लीजिए ये आपका E0 लिखा हुआ होता है, तो मान लीजिए जैसे बाएं ओर Zn2+ दिया हुआ है और बीच में डंडा लगा हुआ है, उसके बाद जिंक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो E0 है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, Zn2+ से Zn को, मतलब ये रिएक्शन Zn2+ से Zn की ओर जा रही है, ये आपका E0 बता रहा है। तो अगर इसमें बात करें तो पहली अभिक्रिया क्या है, आप लोग देख रहे होंगे, पहली अभिक्रिया है Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। दूसरी अभिक्रिया क्या है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आपका कॉपर बाहर निकल गया। पहली अभिक्रिया है आपकी ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या है रिडक्शन, मतलब पहली आपकी ऑक्सीकरण हो गई, दूसरी आपकी अपचयन हो गई। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दी हुई है वैल्यू E0 Zn2+ Zn बराबर -0.76 वोल्ट। मतलब ये क्या दर्शा रहा है, Zn2+ से Zn को, और यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, जिंक से जिंक 2+, मतलब ये रिएक्शन जो है बिल्कुल इसकी उल्टा है। तो अगर हम इसके लिए E0OP निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका ऑक्सीकरण है, तो इसके लिए हम निकालेंगे E0OP, मतलब E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे, आपने यहाँ से रिएक्शन लिख के देखी है, इसमें क्या है 2 से 0 जा रहा है, मतलब ये आपका रिडक्शन के लिए है, मतलब आपका अपचयन के लिए है, और हमें चाहिए क्या ऑक्सीकरण के लिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। अगर इसके लिए हम E0OP निकालेंगे, मतलब हमको चाहिए क्या, जिंक से जिंक 2+, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिएक्शन क्या होती है, बाएं से दाएं जाती है। इसमें क्या है, बाएं और जिंक लिखा हुआ है, दाएं और Zn2+, ऐसे ही इधर बाएं और जिंक लिखा हुआ है, दाएं और Zn2+। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसका जस्ट साइन उल्टा कर देंगे, प्लस 0.676 वोल्ट। बात करते हैं कॉपर की। अगर इसके लिए हम E0RP निकालें तो क्या हो जाएगा आपके लिए, E0RP क्या हो जाएगा, E0RP इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें की रिएक्शन क्या है, copper 2+ से कॉपर की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, हम बाएं ओर copper 2+ लिख लेंगे, दाएं ओर कॉपर लिख लेंगे। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ये देखिए 0.34 वोल्ट, और हमें चाहिएगा E0 सेल। तो फार्मूला ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है, E0 सेल बराबर E0OP क्या है 0.76 प्लस आरपी क्या है 0.34 बराबर आप क्या हो गया 1.10 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहां पर डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नष्ट समीकरण की। तो नष्ट समीकरण होता क्या है, हमने पहले आपको बताया था कि E0 सेल कैसे निकालेंगे, मतलब मानक विभव कैसे निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई कंडीशन दी गई जिसमें टेम्परेचर 298 केल्विन तो है, अर्थात 25 डिग्री सी तो है, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन जो दी हुई थी वो 1 मोलर से बदल के कुछ और हो गई। अदर कंसंट्रेशन। तो अगर आपसे उसके लिए आपसे इस कंडीशन के लिए ई सेल पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक से नष्ट, उन्होंने अपनी इक्वेशन दी, समीकरण दी। समीकरण के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि ई सेल जो है क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.059 अपान n log OS अपान RS, ये उन्होंने अपनी समीकरण दी, जिसे क्या है नष्ट समीकरण कहा जाता है। ऐसे मैं बता दूं कि ई सेल तो आप जानते ही हैं, ये क्या है आपका सेल विभव है एक ऐसी कंसंट्रेशन पर जिसमें 1 मोलर ना हो, कुछ और कंसंट्रेशन दी हुई है। E0 सेल आप क्या है ये भी जानते हैं आप, E0 सेल है मानक विभव, जो आपको ऑलरेडी पेपर में डेटा दिया होगा। आपको n बता दूं क्या है, n क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओएस क्या है? ओएस का मतलब है जो आपकी ऑक्सीकृत स्पीशीज है, ऑक्सीकृत स्पीशीज मतलब जो आपकी ऑक्सीकृत हुई है। आरएस क्या है? अपचयित स्पीशीज, अपचयित स्पीशीज। अब ये आपको बता दूं कि ये बड़ा ब्रैकेट किसलिए लगाया गया? बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया गया जिससे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो ऑक्सीकृत स्पीशीज होगी उसकी सांद्रता यहाँ पर रखेंगे, आगे लॉग लगाएंगे, और आपकी रिड्यूसिंग स्पीशीज जो होगी आपकी अपचयित स्पीशीज उसकी सांद्रता रखेंगे और इस फार्मूले में मान पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल लिख लेते हैं। तो मैंने एक सवाल यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिए इसको। लिखा है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या है Mg सॉलिड 2 Ag+ से क्रिया कर रहा है, Mg2+ बना रहा है, 2 Ag सॉलिड बना रहा है। बोल रहा है यदि E0 सेल 3.17 हो तो बोला निम्न अभिक्रिया वाले सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए, और इसमें क्या है कंसंट्रेशन 1 के अलावा कुछ भी दी हुई है। मतलब यहाँ पर हम लोग नष्ट समीकरण का यूज करेंगे। और नष्ट समीकरण होता क्या है अभी मैंने आपको पीछे बताई। अगर आपको ई सेल ज्ञात करना है तो ये बराबर होती है E0 सेल के -0.059 अपॉन n log OS अपॉन RS। अब आपको ये बता दूं कि आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे? इसमें क्या दिया हुआ है Mg + 2Ag+ एरो Mg2+ + 2Ag सॉलिड। हमें क्या करना है n की वैल्यू निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे किसी एक सेल को ले लेंगे, जो आपका एक अर्ध सेल मान लीजिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ ले लिया गया। अब क्या रहेगा चार्ज सेम रहेगा, इधर चार्ज क्या है 0, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये आपके n की वैल्यू आ गई 2। मतलब एक अर्ध सेल का कोई भी निकाल लेंगे आप, यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2Ag+ एरो 2Ag। अब ये क्या है यहाँ पर 0 चार्ज है, तो यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ओवरऑल इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी n की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें यहाँ से n मिल गया है। E0 सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना क्या है E सेल। अब हमें क्या निकालना है OS और RS की कंसंट्रेशन। अब आपको ये बता दूं कि Mg क्या है, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीशियम की इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या है आपका ऑक्सीकरण है। अगर ये ऑक्सीकरण है तो ये आपकी क्या हो गई ऑक्सीकृत स्पीशीज होगी, मतलब OS। मतलब जो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है ये आपकी OS कंसंट्रेशन हो गई। इस और जो आपकी Ag+ की कंसंट्रेशन है ये आपकी रिड्यूसिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन हो गई। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, जो ये आपकी बाएं वाली स्पीशीज होगी, बाएं अपान दाएं भी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो E0 सेल क्या है, इसमें दिया हुआ है 3.17 -0.059 अपान n क्या है 2 दिया हुआ है log। बात करें OS की, OS क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, मतलब Mg2+ कंसंट्रेशन लेनी है, मतलब 0.130 अपान दाएं क्या है 2 Ag+ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक साम्यावस्था का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। साम्यावस्था कहती क्या है, अगर आपका 2A है तो इसकी अगर कंसंट्रेशन लिखनी हो तो यहाँ पर जितना भी लिखा हो इसकी स्टोइचियोमेट्री, इसको क्या करते हैं इसको उसकी घात में लगा देते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर Ag+ की तो ये क्या हो जाएगी आपकी Ag+ का होल स्क्वायर और आपका ब्रैकेट बंद। ये ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.17 माइनस भाग करें इसको, ये हो जाएगी 0.0295 log 0.130। Ag+ की दी हुई क्या है 0.001, मतलब 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴।
इंटू 10⁻⁻⁴। अब आगे इसको ले चलते हैं। तो अगर इसको ओवरऑल हल करें तो आपका ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 0.130 अपान 10⁻⁻8। ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 लॉग, ये हो जाएगा आपका 0.130 इंटू 10⁻⁸। इसको अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.17 माइनस 0.21। अब इसको अगर घटा दें तो क्या हो जाएगा आपका 2.96 वोल्ट। ये आपकी ई सेल की वैल्यू आ गई। ये आपका सवाल 4 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप आराम से हल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या है, केवल एक सीधी सादी समीकरण याद रखनी है, वो भी कौन सी, जो अभी मैंने नर्स समीकरण आपको लिखवाई थी। कौन सी, ये वाली। कि होता क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग ओ एस अपान आर एस। इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि लॉग दाएं अपान बाएं। मतलब कि आपकी ये जो दाएं वाली स्पेसिस थी ये और ये, तो आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा मान, Mg2 प्लस अपान Ag प्लस का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर वज्रसन में एक और सवाल की बात करें तो एक सवाल आपसे ये पूछ लेता है कि धातु की मात्रा बताइए जो क्या है आपके कैथोड पर डिपॉजिट हुई है, कैथोड पर जमा हुई है। ऐसे देगा आपको सवाल। मान लीजिए ये कहेगा कि, तो आपको सवाल में क्या देगा, बोल रहा है इसमें CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विघटित किया गया, कैथोड पर निवेशित कॉपर की मात्रा बताइए। तो इसमें बोल क्या रहा है कि ये आपका कैथोड है। मान लीजिए ये आपका कैथोड हो गया, ये किसमें डूबा हुआ है, CuSO4 के विलयन में डूबा हुआ है, CuSO4 के विलयन में डूबा हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर इसमें हम 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें, मान लीजिए आपका तार है, ये आपका सर्किट बना हुआ है, इसके सहारे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1.5 एम्पियर की धारा दी जा रही है। तो बोल रहा है कि इस CuSO4 के विलयन से कितना कॉपर इस रॉड पर डिपॉजिट होगा। तो कैसे निकालेंगे, अब जैसे CuSO4 था, अगर CuSO4 में इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालें तो ये इसका मतलब है कॉपर 2+। मतलब हमें करना क्या है, कॉपर 2+ से कॉपर में जाना है। क्या करेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये कॉपर में बदल जाएगा। मतलब ये क्या है, आपकी एक अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तब बोल रहा है ये आपकी वैल्यूज दी हुई हैं, तब बोल रहा है कि कॉपर की मात्रा बताइए। तो वैल्यूज सबसे पहले लिख देते हैं। धारा कितनी दी हुई है, I 1.5 एम्पियर। इसके बाद बोल रहा टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या है 600 सेकेंड। तब बोल रहा है कि हमें W निकालना है, मतलब कॉपर की मात्रा निकालनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, इसके लिए फार्मूला होता है W बराबर ZIT अपान 96,500। अब यहाँ पर Z, आपको IT दोनों दिया हुआ है, आपको Z निकालना है। तो Z क्या होता है, Z क्या होता है, आपका जो भी विलयन दिया होगा उसके धातु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। जैसे कॉपर है तो कॉपर का आणविक द्रव्यमान, या फिर
परमाणु भार अपान जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको पेपर में दिया होगा कि कॉपर का आणविक द्रव्यमान कितना है। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि आप कॉपर का कितना होता है 63.5 अपान इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 31.75। अब आप ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, जैसे मैं अभी आपको करवाए दे रहा हूं। अब यहाँ पर हमें W की मात्रा निकालनी है, तो W क्या हो जाएगा, ZIT अपान 96,500। जेड आपका कितना है 31.75 इंटू आई कितना था आपका 1.5 एम्पेयर इंटू, आप टाइम को जरूर सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या है MKS पद्धति में निकाल रहे हैं मान, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो इसमें क्या है आपका 600 सेकंड हो गया अपान 96,500। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से भाग करें तो ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, अब ये 0.296 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब वैद्युत रसायन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चालकत्व का। तो आप धातुओं का चालकत्व जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी ये कोई धात्विक रॉड हो गई। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इधर से कोई वायर लगा दें, तार लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दें तो क्या होगा, इसमें पूरी रॉड में आपकी धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो ये किस कारण होता है, क्योंकि धातु में क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण होता है। ऐसे ही आपका अगर कोई वैद्युत अपघट्य है, क्या है वैद्युत अपघट्य है, उसके विलयन में अगर हम सीधे इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दें, बिजली जोड़ दें, तो उसमें भी क्या होगा, आपकी धारा बहने लगेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत अपघट्य हो, क्या विलयन होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका CuSO4 हो गया, ये क्या है एक वैद्युत अपघट्य। इसमें मान लीजिए मैंने तार डाल दिया, उसके थ्रू मैंने इसको सर्किट प्रदान कर दिया और इससे क्या है धारा इसमें बही जा रही है, तो ये भी क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी का चालक है। तो इसकी चालकता के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चालकता होती है, मतलब चालकत्व तो होता है, ये इसको हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बराबर होता है 1 अपान प्रतिरोध के, मतलब आपकी G हो जाएगी 1 अपान R के। ये सामान्य चालकत्व है। इसी तरह जो विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व, इसे K से दर्शाते हैं, कापा से। ये किसके बराबर होता है L अपान R A के, क्योंकि ये किसके बराबर होता है 1 अपान रो के, जहां आपका रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है आपकी लंबाई है, कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई पात्र है जिसमें हमने एनोड व कैथोड रखे हुए हैं, तो इनके बीच की जितनी ये लंबाई है L, इसे L कहते हैं। और जो इनका इलेक्ट्रोड्स का एरिया है इसे A कहते हैं। यही L और A इसमें लिए हुए हैं। R क्या है आपका प्रतिरोध है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ से आपसे सवाल हो सकता है। और जो ये L अपान A है, इसको कंबाइन करके सेल स्थिरांक भी कहते हैं, सेल स्थिरांक। तो आपसे इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है। इससे रिलेटेड मैं भी सवाल एक लिख रहा हूँ। ये मैंने एक सवाल लिख दिया है, उस कैशियर विलयन से भरे सेल का विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करो जिसके अर्ध सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी
1 सेंटीमीटर व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह प्रतिरोध 50 ओम है। तो हम सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। प्रतिरोध कितना है 50 ओम, क्षेत्रफल कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है आपको विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करना है, के ज्ञात करना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा यल अपान आर ए। यल कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर अपान आर कितना हो जाएगा आपका 50 ओम इंटू ए क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/100। ये किसमें था ओम में, तो ये आपकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आपका विशिष्ट चालकत्व कितना आ गया 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो के बराबर 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपसे विशिष्ट चालकत्व का मात्रक भी पूछ सकता है। तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको ओम को उल्टा मोह भी कहते हैं। जैसे ओम को अंग्रेजी में लिखें क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा मोह मीटर इनवर्स। ये आपकी मात्रक हो गया आपका विशिष्ट चालकत्व का। तो ये हमने कुछ विशिष्ट चालकत्व से भी रिलेटेड सवाल देख लिए। अब हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा है, वो आपका बचा है मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड। वो भी अभी हम आगे पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं आपकी मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो मोलर चालकता क्या है मोलर चालकता, तो आपको सबसे पहले बता दूं इसको दर्शाते क्या है लैम्डा एम या फिर लैम्डा एम से इसको इससे दर्शाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000/m। यहाँ के क्या है आपका विशिष्ट चालकत्व है, जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। विशिष्ट चालकत्व यम का क्या है आपका विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो इसी प्रकार सेम तुल्यांकी चालकता होती है। तुल्यांकी चालकता ये क्या होती है, इसको दर्शाते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू 1000/n। जहां के तो आप जानते हैं विशिष्ट चालकत्व है, यन में बता देता हूं। यन क्या है नॉर्मलता है, विलयन की नॉर्मलता। तो ये आपके फार्मूलाज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड भी सवाल कुछ कर सकते हैं हम। अभी सवाल इसके लिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिख लिया है, उसमें मैंने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों इंक्लूड कर लिए हैं। अब बात करें मोलर चालकता की, तो इसमें सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या मोलरता कितनी दी हुई है 0.001028 मोलर। चालकता कितनी दी हुई है के बराबर 4.95 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। पूछ क्या रहा आपसे लैम्डा एम पूछ रहा है व लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ रहा है। लैम्डा एम की बात करें, मैंने भी बताया था आपको फार्मूला क्या होता है के इंटू 1000/m। के क्या कितना हो जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपान मोलरता कितनी दी हुई 0.001028। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48.15। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोह
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर जो मोह है यही क्या है, सीमेंस होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यही क्या है, ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सभी क्या है, यूनिट्स हैं, मात्रक हैं किसकी, मोलर चालकता की। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता का फार्मूला दूसरा होता है, वो लिख रहा हूं मैं, जैसे लैम्डा इक्विवेलेंट का फार्मूला मैंने भी बताया था पीछे, के इंटू 1000/n होता है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मलता तो दी नहीं गई है, तो इसलिए नॉर्मलता को हम मोलरता से रिलेट करके निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, आपको कक्षा 12 में पढ़ाया गया होगा। फार्मूला होता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार अपान तुल्यांकी भार बराबर यन फैक्टर। और किसी विलेन का यन फैक्टर कैसे निकालते हैं, या फिर किसी कंपाउंड का यन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस ऑब्लिक OH माइनस रिलीज्ड। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है वो कितने H प्लस दे रहा है या फिर कितने OH माइनस दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका यन फैक्टर कितना होगा। बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको अगर तोड़ दें तो ये क्या देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसने क्या करा, एक H प्लस दिया, तो इसका यन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो हमें यन फैक्टर की वैल्यू मिल गई 1। अब हमें निकालना क्या है, नॉर्मलता। मोलरता विलेन में दी गई है, तो बात करें अगर नॉर्मलता बटे मोलरता की, तो नॉर्मलता बटे मोलरता, यन फैक्टर कितना है, 1। नॉर्मलता हमें निकालना है, मोलरता कितनी दी हुई है, 0.001028 बराबर 1। तो ओवरऑल नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 0.001028 नॉर्मल। ये आपकी वैल्यू आ गई नॉर्मलता की। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसमें मान पुटअप कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, इसके बराबर ही आएगी। कितनी आई थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई थी 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका मात्रक चेंज होता है। क्या मात्रक चेंज होता है, इसमें मोल इनवर्स के बजाय इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा जाता है। इक्विवेलेंट इनवर्स मतलब ये तुल्यांक को दर्शाता है, ग्राम तुल्यांक को। तो ये मैंने आपको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड भी सवाल करवा दिए हैं। अब आपका केवल एक टॉपिक बचा हुआ वैद्युत रसायन का, वो है कोलराउस का नियम। वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। तो कोलराउस के नियम पे जानने से पहले हमें एक चीज जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो आपकी लैम्डा यम या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट होती है, ये मान लीजिए किसी भी कंसंट्रेशन C पर निकाली जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, सांद्रता को अनंत कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो इसी को अगर दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, लैम्डा यम इनफाइनाइट या फिर लैम्डा यम नॉट से। अगर इसको दर्शाना हो तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट से। तो इसी के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया। कोलराउस ने क्या कहा, मान लीजिए ये आपका ए बी कोई वैद्युत घटक है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, A प्लस B माइनस। तो इसके लिए अगर ओवरऑल अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब इनफाइनाइट कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट सांद्रता पर या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर हमें ओवरऑल मोलर या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, मतलब चालकता निकालनी है आपकी मोलर चालकता, तो वो क्या होगी, जो अलग अलग आयन है, मान लीजिए ये आयन A प्लस है, तो इस A प्लस की मोलर चालकता वो भी किस पर, अनंत डाइल्यूशन पर, प्लस B माइनस की चालकता वो भी अनंत डाइल्यूशन पर के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस ने कहा। जैसे अगर बात करें CH3COOH की, अगर आपसे एग्जाम्पल दे दें कि इसका मान निकालिए कोलराउस नियम से, तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें ओवरऑल CH3COOH की वैल्यू निकालना है वो भी किसमें, मोलर चालकता, तो क्या होगा, अगर इसको तोड़ें तो एक किस में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा नॉट वो भी एच प्लस का वो भी मोलर प्लस लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस वो भी मोलर। तो ये आपका इक्वेशन हो गई। ये क्या है, कोलराउस समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैं अभी लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपको बता देता हूं एक फार्मूला। अगर बात करें लैम्डा इक्विवेलेंट की, पूछे CH3 COO की नॉट, तो आप क्या हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट वो भी CH3 COO माइनस एसीटेट आयन की नॉट प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट वो भी H प्लस। सेम आपको जोड़ देना है, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अंतर क्या है, मान लीजिए मैंने एक ले लिया AlCl3। अब इसको अगर तोड़ना है तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ आता है, क्लोरीन के ऊपर 3Cl- आता है। अब इसके लिए अगर आपसे कोई कहते हैं कि अलग अलग मोलर चालकता व फिर अलग अलग तुल्यांकी चालकता निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। बात करें लैम्डा m नॉट AlCl3 की, तो हम क्या करेंगे लैम्डा m एल्यूमिनियम 3+ नॉट, ये तो आप जानते हैं कि जोड़ देंगे लैम्डा m Cl- नॉट। बस ये क्या करेंगे, जो इसमें है इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसको साथ में गुणा कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी AlCl3 की। अब अगर बात करें इक्विवेलेंट की, तो इक्विवेलेंट में अंतर ये है कि अगर इसकी इक्विवेलेंट निकालें अनंत डाइल्यूशन पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसमें चार्ज दिया हुआ है, जो एल्यूमिनियम 3+ दिया हुआ है, ये चार्ज नीचे आ जाएगा और साथ में आपकी इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा नॉट प्लस, और इसमें स्टोइचियोमेट्री से कोई मतलब नहीं होता है, साथ में आपका क्या हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट Cl-, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, तुल्यांकी चालकता की। ये आपकी किसकी वैल्यू है, मोलर चालकता की। इस पूरे चैप्टर का कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा E0 सेल निकालना। E0 सेल का फार्मूला क्या था, E0 OP प्लस E0 RP। दूसरी बार हमने पढ़ा नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण क्या थी ये, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059/2 log OS/RS, या फिर log दाएं अपान बाएं। तीसरी बार हमने पढ़ा कि आपका अगर वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए वेट निकालना है किसी भी धातु का, अगर वो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है तो उसका फार्मूला कितना आया था, ZIT/96,500, जहां Z क्या था, Z आपका मोलर द्रव्यमान अपान कितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लिए उस रिएक्शन में। I क्या थी आपकी धारा थी, T आपका समय था, 96,500 आपकी वैल्यू थी। 4 नंबर पर हमने पढ़ा कि चालकत्व क्या है। चालकत्व क्या होता है, K बराबर L/RA इसका फार्मूला था। इसका मात्रक क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मोहो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। इसके बाद हमने पढ़ा मोलर चालकत्व। मोलर चालकत्व वो क्या था, लैम्डा m बराबर K × 1000/m। इसी प्रकार हमने तुल्यांकी चालकत्व पढ़ा। तुल्यांकी चालकत्व इसका फार्मूला क्या था, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K × 1000/m, जहां ये यम यन क्या है, यम मोलरता है, यन आपकी नॉर्मलता है। इसी प्रकार हमने कोलराउस का नियम पढ़ा। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है, ये कहते हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट हो या फिर लैम्डा यम हो अनंत डायमेंशन पर, इसके क्या होता है, इसमें जो अवयवी आयंस बने होते हैं AB, अगर इसके टोटल चार्ज की वैल्यू निकाली है तो ये इसके A+ व B- के योग के बराबर होंगे।
इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दाइंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने को मिल सकें। और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं जो आपको कठिन लग रहा हो, या फिर कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रही है, तो आप उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।